वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारत के 85 रामसर स्थल हो गए हैं। ये नया अभी अपडेट हुआ है, मतलब 14 अगस्त की तारीख में कुछ नए रामसर स्थल भारत की सूची में जोड़े गए। तो ये सारी रामसर साइट्स आपको जाननी चाहिए। आप जानते भी हैं, हर साल जब आप एग्जाम देते हैं तो उससे पहले इन्हें पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ये ऐसा रिकॉर्ड है या पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है, उसे समय के साथ और बल्कि हर महीने अपडेट करने की आवश्यकता होती। तो ये बिल्कुल अपडेटेड और रिवाइज वीडियो आपको दिया जा रहा है। अब रामसर साइट्स के बारे में कोई भी गफलत की स्थिति या गलतफहमी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी थी और कितनी संख्या है वास्तव में। अभी तत्काल में जो सामने एग्जाम आपके है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स, और उसके बाद दिसंबर में लास्ट में आपका होने वाला है आरओ, उन सभी के लिए ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है कि समीक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है थोड़ा सा दूर है। अगर बीच में कोई नई साइट डिक्लेयर हो गई मान लीजिए, तो ऐसे में आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है अभी के लिए। तो शुरू करते हैं। एक एक छोटा छोटा फैक्ट भी हमने इसमें शामिल किया है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, कहीं भटकना ना पड़े। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, एक इसका सारांश समझ लीजिए, तो रामसर साइट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी भी तरह से कितना भी घुमा कर दे दे, तो वो इससे वंचित नहीं होगा। मतलब आप करने में सक्षम होंगे, इतना तय जानिए। अब ध्यान से आपको देखना है कौन सी रामसर साइट छोटी है फिलहाल, कौन सी बड़ी है, कितनी किस राज्य में कितनी है, यूपी में कितनी है या बाकी राज्यों की क्या स्थिति है, अपना प्रदेश उसमें से कौन से स्थान पर आ रहा है उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो की सबसे बढ़िया बात यह है ना कि ये दोनों भाषाओं में। अक्सर इसी की मारामारी होती है कि हिंदी में दिया अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में दे दिया हिंदी के लिए नहीं दिया, हिंदी वाले मायूस हो गए। तो वो काम यहाँ पर नहीं है, दोनों भाषाओं में है। ऊपर आप हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं क्योंकि हिंदी जो है वो मातृभाषा है, तो उसको ऊपर रखेंगे। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, ये आंटी जी हैं यानी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी नीचे दी हुई है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी भाषा का चयन, अपने माध्यम का चयन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप हिंदी में भी देखेंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा, और सिर्फ अंग्रेजी में देखेंगे तो भी समझ में आएगा। इसमें कोई बहुत टफ अंग्रेजी थोड़ी ही है और ना बहुत टफ हिंदी का इस्तेमाल किया गया है। समझने की बात है कुल मिलाकर। ठीक है, तो 2024 की बात है ये, 14 अगस्त की, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन था उस दिन। और रामसर स्थलों की सूची जो है ना, उसमें 3 नए वेटलैंड, 3 नई जो रामसर साइट हैं उनको जोड़े जाते हैं। रामसर एक स्थान है, रामसर एक शहर है ईरान का, और वहीं पर पहली बार ये कन्वेंशन हुआ था। वहीं से विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और फिर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं उनके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए। और हर देश में ऐसी आर्द्रभूमियों को हमेशा ही तलाशा जाता है जिन्हें कि संरक्षण की आवश्यकता है। और पर्यावरण में आर्द्रभूमियों का यानी वेटलैंड्स का कितना महत्व है ये आप सभी जानते हैं। इस चीज़ को आप स्टैटिक जीके जो पर्यावरण का होता है उसमें पढ़ते हैं। ये प्रकृति के लिए बिल्कुल किडनी की तरह से काम करती है। जैसे हमारे वृक्क होते हैं, हमारे रक्त का शोधन करते हैं, वैसे ही ये जो हमारी जल राशि है, जल संपदा है, उसको शोधित करके पृथ्वी को भरपूर रखते हैं। मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने का भी काम करते हैं, अशुद्धियों को निपटाने का काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को ये अपने यहाँ धारण करते हैं, स्थान देते हैं। तो इन आर्द्रभूमियों का महत्व कोई गिनती के लायक नहीं है, अनगिनत। तो ऐसे में इन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ हैं उन्हें हम रेखांकित करते हैं रामसर में। और ये 3 नई और जुड़ गई हैं। तो 3 नई जब जुड़ी हैं तो इनकी जो टोटल संख्या भारत में है वो हो गई 85। अभी के लिए हमारे पास जो रामसर साइट है पूरे भारतवर्ष में वो कितनी है? 85। ठीक है, इस रिकॉर्ड को याद रखिएगा। और यहाँ देखें, क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। सीधी बात है कि 3 नए जब यहाँ वेटलैंड साइट ऐड होते हैं तो उसके बाद एरिया इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कितना है? ये है आपका 13,58,067.757। ठीक है, इतने हेक्टेयर तक पहुँच गया है। हेक्टेयर क्षेत्रफल को नापने का एक बड़ा मात्रक है। तो ये अच्छा खासा एरिया है। और रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौता जो है उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, माहौल तैयार किया जाता है ना। किसी भी व्याख्यान को देने से पहले, भाषणबाजी करने से पहले थोड़ा सा वहाँ माहौल बनाना होता है, दर्शकों को बांधना होता है अपने लेक्चर के साथ, ताकि आगे देखने का धैर्य आपके अंदर बना रहे, आप ऊब कर भाग न जाए। इसलिए तो 2 तारीख थी, 1971 का समय था। ये सब कहानी पुरानी है, आप सभी परिचित हैं इससे। 2 फरवरी को इसीलिए हम जो इंटरनेशनल वेटलैंड डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कुल मिलाकर ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ होती हैं। और विशेष करके जो जलीय पक्षी होते हैं,
जो कि पानी में निवास करने वाले या पानी के सहारे अपना जीवन यापन करने वाले पक्षी होते हैं, उनका ही आवास क्षेत्र होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। ठीक, तो 1975 में ये लागू हुआ। सम्मेलन जो हुआ था ना वो 1971 में हुआ था। ये कैस्पियन सागर के तट पर रामसर है, वहाँ पर बहुत सारे देशों ने इसमें प्रतिबद्धता जाहिर की थी, लेकिन इसे लागू किया गया 1975 में। तो ये कुछ खास बातें हैं जिन्हें कि आप देख रहे हैं। बाकी आगे जानने लायक बात क्या है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, अंतर सरकारी संधि है, चाहे आप जिस रूप में देखिए, और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये पूरी तरह से कटिबद्ध है। कुल मिलाकर भारत भी इसमें एक हस्ताक्षर करता है। और अपने यहाँ जो वेटलैंड साइट्स हैं उनका पूरा टोटल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो हमारी जो पूरी ज़मीन है भारतवर्ष के पास, जितना ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका ये 4.7% कवर करता है, ठीक है। और भारत इसमें शुरुआत में हस्ताक्षर नहीं किया था, शुरुआत में भारत इसमें शामिल नहीं था, ये बाद में शामिल हुआ है। हालांकि ये भी काफ़ी पहले की बात है, 1982 में। और संरक्षण के मामले, अब ये आर्द्र भूमि का संरक्षण किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ है। तो सीधी बात है कि यहाँ जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इसमें होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ये पहचानना आसान है, इसमें आप आराम से गेस कर सकते हैं, कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं। तो ठीक है, ये हमने देखा। अब इसमें यहाँ से बात शुरू होती है। यहाँ तक तो हमने सिर्फ पृष्ठभूमि बनाई थी और ये जानकारी आपके पास एक बेसिक होनी चाहिए, और ये बिल्कुल स्टैटिक जीके है। इसमें सिवाय ये जो क्षेत्रफल है और संख्या, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो इस पूरे डाटा में ये जो 2 स्लाइड में आपने देखा है इसमें कुछ बदलने वाला नहीं। ये सब बीत चुकी घटनाएं हैं और ये स्टैटिक जीके का हिस्सा बन चुकी है। स्टैटिक जीके भी कभी आप देखेंगे एक ज़माने में करंट अफेयर ही रहता है, उस समय के लिए वो समसामयिकी में पढ़ा जाता है, अखबारों में सुर्खी में रहता है, लेकिन समय बीतने के साथ वो स्थैतिक जो हमारा जनरल नॉलेज होता है उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर की पॉइंट्स हम देख रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? ये है सुंदरवन का वेटलैंड, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और एरिया कितना है? अच्छा खासा 4230 स्क्वायर किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो ये वेम्बानूर है, या वेम्बनूर आप कह सकते हैं। तो ये वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स पड़ता है तमिलनाडु में। अब छोटे वाले का रिकॉर्ड यहाँ बदल गया है, बड़ा वाला तो जस का तस है, लेकिन छोटा वाला देख रहे हैं आप, ये वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, तमिलनाडु का है, और इसका एरिया देख लीजिए 0.1975 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। हालांकि ये बहुत कम संभावना है कि आपसे आंकड़ा पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, कम अधिक आपको पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, या किसी राज्य में कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, देश स्तर पर तो पता रहेगा ही। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कौन सा स्टेट भारत का ऐसा है जहाँ पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या होती है अभी तमिलनाडु में। एक ज़माना था कि यूपी आगे था, लेकिन अभी तमिलनाडु के पास 18 टोटल रामसर स्थल। तो यहाँ तमिलनाडु आगे, और ये 19-20 होता रहता है, इस रिकॉर्ड में परिवर्तन होता रहता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप भारत की सबसे जो उत्तरी रामसर साइट, तो नॉर्दर्न मोस्ट में आप देख रहे हैं ये वूलर लेक है। बताइएगा कहाँ पर है? ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है? सबसे पूर्वी ये लोकटक है, मणिपुर में है। किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क इसी पर है। ये पूरा तैरते हुए घास भूमि का क्षेत्र है, आर्द्र भूमि का। फुंडी नाम की घासें जो हैं इस पर तैरती रहती हैं गद्दीदार शीट की तरह से, और इस पर रहता है एक हिरण, जिसे कि शंगाई कहा जाता है। डांसिंग डियर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गुजगुजे डन पिलो टाइप के जो घास का बिस्तर है उस पर ये जब चलता है तो ऐसा लगता है कि नृत्य कर रहा है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया डांसिंग डियर। और किम्बुल लमजाओ जो है ये पूरी दुनिया भर में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैर रहा है। अच्छा, कभी आपने सोचा है ये लोकटक झील बनी कैसे है? आप सेंट्रीपिटल जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, नदियाँ चारों ओर से ऊंचे स्थानों से आकर किसी गड्ढे में, किसी बड़ा ताल होता है या ऐसे गर्त होता है, उसमें समाती हैं। तो केंद्र की ओर इनका बहाव होता है, यानी एक गड्ढे की ओर हो रहा है, चारों ओर से एक केंद्र में जाकर समा रही है, तो ये सेंट्रीपिटल पैटर्न है, केंद्राभिमुख, ठीक है। और यहाँ पर भी यही हुआ। मणिपुर में ब्रह्मपुत्र का जो पानी है उसके सहयोगियों के साथ वो एक गड्ढे में समाने लगा, और उससे बनी हुई है लोकटक। तो ये एक काम की बात है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ देखिए वेस्टर्न मोस्ट जो रामसर साइट है, अच्छा वूलर वाला बताइएगा कहाँ पर है, एकदम हलवा क्वेश्चन। वेस्टर्न मोस्ट रामसर साइट अपनी नल सरोवर है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, और यहाँ आप अष्टमुदी को देख रहे हैं, साउदर्न मोस्ट है। ये नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न आपको पता होना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ कोई रामसर साइट अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वेटलैंड नहीं है, लेकिन अभी तक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समझा नहीं गया है। बहुत सारे अपने गली मोहल्ले आगे पीछे ऐसे वेटलैंड्स होते हैं, छोटे ही सही, लेकिन होते हैं, जो कि संरक्षण की दरकार रखते हैं। तो उन्हें भी स्थानीय स्तर पर संरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो अतिक्रमण के शिकार हो जाते हैं।
लोग वहाँ कब्जा करके अपना घर वगैरह बनवा लेते हैं। आप देखते होंगे गांव गिराव में या फिर जो छोटे शहर कस्बे होते हैं उनके आगे पीछे ऐसे गड्ढे गड़हियाँ होती हैं। गड़ही शब्द से कुछ लोगों को हंसी आती है, ये अक्सर मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो लोग मज़े लेते हैं उसके, लेकिन गड़ही का मतलब ये छोटा गड्ढा होता है, तालाब जितना बड़ा नहीं होता है। वहाँ से मिट्टी निकाल के कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम करवा लिया गया है, किसी ने घर बनवा लिया है। पहले के समय में गाँव में कच्चे मकान बनते थे तो कच्ची झोपड़ियाँ बनती थी, तो उसके लिए एक ज़मीन में जगह होती थी, मतलब गांव में एक जगह होती थी, वहाँ से मिट्टी निकाली जाती थी, सब लोग उसी मिट्टी का यूज़ करते थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे करके एक गहरा और बड़ा गड्ढा तैयार हो जाता था। अब ज़्यादा बड़ा होता था तो उसको ताल कह देते थे, उसमें नदी का पानी भर जाता था जब बाढ़ आती थी। और नहीं तो आसपास ऐसे छोटे मोटे गड्ढे होते थे, उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होने लगता था, फिर जलकुंभियाँ और बसवार वहाँ पैदा हो जाती थी, तो उसको गढ़ही कहा जाता था। तो वो सब भी वेटलैंड ही है, वेटलैंड का ही छोटा रूप है। जरूरी थोड़े है कि वो पूरा कांवर लेक और सुरहा ताल ऐसी तरह की जो वेटलैंड साइट है वैसा बन जाए तो ही वेटलैंड है, नहीं, वो छोटे आकार का वो भी आर्द्र भूमि ही है, तो उसको भी संरक्षण की दरकार होती है, लेकिन लोग करते नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई रामसर साइट अभी तक नहीं है। झारखंड है, नागालैंड है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ भी है, अरुणाचल है, मेघालय है और सिक्किम है। पूर्वोत्तर के राज्य भी यहाँ शामिल हैं। अब दुनिया की भी बात कर लेते हैं, सिर्फ अपने देश में फंसे रहना अच्छी चीज़ नहीं। तो दुनिया का जो पहला रामसर स्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में डिक्लेयर किया गया था, और ये ठीक वही समय है जब से इसे लागू किया गया, ये 1974 की बात। ऑस्ट्रेलिया का जो कोबोर्ग प्रायद्वीप है, पेनिसुला है, वहाँ पर इसे डिक्लेयर किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कोबोर्ग पेनिसुला है ऑस्ट्रेलिया का, और समय इसको डिक्लेयर करने का था 1974। पहली बार यहीं से घोषणा शुरू होती। और अगर सबसे बड़े क्षेत्र की हम दुनिया के लेवल में बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे ये बोलीविया है, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया इसके पास। और कन्वेंशन जो है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, तो इसमें पार्टियों की संख्या 172, और ये जो रिकॉर्ड है ये अपडेटेड है 10 अक्टूबर 2021 तक, जो कि अपने आप में पर्याप्त है। ये मत खोजिएगा कि उसके आगे के 3 साल वाला कहाँ गया। अभी तक का ये जो ज्ञात जानकारी है, मतलब एक पुख्ता जानकारी है, वो दी हुई, और यही आपके काम की है। तो अब यहाँ पर एक टेबल और आ गई है जिसमें कि हम कुछ आर्द्र भूमियों के नाम देखेंगे, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि राज्य कहाँ पर है, घोषणा कब हुई थी, कब इसे रामसर में शामिल किया गया, और इसका एरिया कितना है। तो यहाँ अंग्रेजी हिंदी दोनों में दिया है, 3 यहाँ दी हुई है, 3 वही अंग्रेजी में दी हुई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे पहले अष्टमुदी केरल में, ठीक है, अष्टमुदी कहाँ पर है, केरल में। घोषणा कब हुई थी, तो एक एक डेट अगर आप नहीं याद रख पाए तो समय याद रखिएगा, मतलब सन। ये 2002 में डिक्लेयर हुई थी, अगस्त 2002 में, 19 अगस्त 2002 की तारीख थी। क्षेत्रफल हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, 614 ये स्क्वायर किलोमीटर में है। उसके बाद ब्यास संरक्षण रिजर्व है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व आप कहते हैं, ये पंजाब में, और 2019 में इसको डिक्लेयर किया गया था, 26 सितंबर 2019 की बात। और इसका एरिया बहुत ही कम है, हालांकि तब भी पर्याप्त है, 64.289। इससे ये पता चलता है कि बहुत छोटे छोटे जो आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड साइट हैं, उनको भी रामसर के दायरे में लाया गया है। अब ये है कि उस पर संकट मंडराता हुआ होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हैं जो संकट मंडराता भी है, उनके ऊपर आता भी है, वो ख़त्म भी हो जाती है, कोई पूछने नहीं जाता। इसके बाद भितरकणिका मैंग्रोव है, ये ओडिशा में है। इसका एरिया ठीक ठाक है, 650, और 2002 अगस्त 2002 में इसको घोषित किया गया था, रामसर साइट के तौर पे घोषित किया गया था। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है भोज वेटलैंड, ये मध्य प्रदेश में है, 2002 अगस्त में इसको डिक्लेयर किया गया था। 32.01 इसका एरिया है। एक एक आंकड़ा रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ बताया जा रहा है इसलिए कि आप देख लें एक बार, लेकिन इसको रटने के फेर में मत पड़िएगा, नहीं आप परेशान हो जाएंगे कि किस आर्द्र भूमि का कितना एरिया है, फिर आप इतने नंबर ही रटते रह जाएंगे। इसमें आप ये देख लीजिए कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद चंद्रताल वेटलैंड है, हिमाचल का है, 2005 नवंबर में डिक्लेयर हुआ था, 0.49 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। चिल्का लेक आप जानते हैं ओडिशा की, 1981, ये काफ़ी पहले, जैसे ही भारत शामिल हुआ वैसे ही इसको शामिल किया गया और ये संकट में थी, तो 1981 की ये डिक्लेयर हुई है, और इसमें 1165 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। देपोर बील, बील मतलब गड्ढा, बिल जैसे चूहे का बिल होता है वैसे ही, तो ये असम में है। और ये जो आर्द्र भूमि है इसका आप देख रहे हैं डिक्लेयर होने का समय है 2002 का, अगस्त 2002 की बात है, 40 इसका टोटल एरिया है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये और कहाँ पर हो सकता है, कोलकाता नाम से आप आराम से समझ सकते हैं, ये भी उसी समय का है, 19 अगस्त 2002 का, और 125 इसका टोटल एरिया है। अब इसके बाद यहाँ हरिके लेक को देख रहे हैं आप, पंजाब की है, 1990 में डिक्लेयर हुई थी, 41 टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। होकेरा को देख रहे हैं आप, होकेरा या होकरा कहा जाता है,
लेकिन ऐसे जो लिखित आपको मिलता है एनसीईआरटी में तो वो होकेरा ही मिलता है। तो ये होकेरा वेटलैंड आपका जम्मू कश्मीर में 2005 का है, 13.75 13.75 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। काबर ताल या काबर लेक बिहार में है, 2020 जुलाई 21 जुलाई को इसको डिक्लेयर किया गया था। 26.20 स्क्वायर किलोमीटर यानी 26.20 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका टोटल विस्तार। कांजली लेक पंजाब की है, 2002 की है, ठीक है। 2002 जनवरी में इसको डिक्लेयर किया गया था। 1.83 यानी 1.83 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया। केवला देवखाना ये जो है ये आपका राजस्थान में, ये भी काफ़ी पुराना है, ये चिल्का के ही समय का है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा आगे पीछे 1981 का ये भी है। और 28.73 यानी 28.73 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इसके बाद 14वें नंबर पे केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, ये पंजाब का है, 2019 में डिक्लेयर हुआ था सितंबर में। और 3.439 ये टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। कोलेरू लेक आपकी आंध्र की है, ठीक है। और इसको आपने देखा 2002 का है, 901 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है, अच्छी खासी बड़ी है। और लोकटक आप जानते ही मणिपुर की है, इसको भी 1990 में यानी 1990 में डिक्लेयर किया गया था मार्च में। और इसका एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है 266 स्क्वायर किलोमीटर यानी 266। लोनार लेक बुल्ढाना में पड़ती है, महाराष्ट्र की। अभी इसने कुछ साल पहले रंग बदल दिया था, मतलब इसका पानी जो है वो गुलाबी हो गया था। उसके पीछे कुछ खास वजहें थी। और वैसे ही माना जाता है कि जो दक्कन का पठार है वहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी बहुत पहले के समय में। गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा है, वो सब आप पढ़ते ही हैं। तो उस वजह से वहाँ कोई क्रेटर तैयार हो गया होगा, गड्ढा तैयार हो गया होगा, जिसमें कि समय के साथ पानी भर गया और वैसे ही बनी हुई है लोनार। कुछ का मानना ऐसा है कि कोई भूला भटका उल्का पिंड टकरा गया और इस वजह से वहाँ धरती की सतह में गड्ढा हो गया। तो उस समय कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं था कि हम जान पाएँ कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये दो कयास यहाँ निकल कर सामने आते हैं। तो लोनार अपनी है, 2020 की है, डिक्लेयर हुआ था उस समय, पुरानी तो बहुत है लेकिन 2020 में डिक्लेयर किया गया था जुलाई में। 4.27 स्क्वायर किलोमीटर इसका जियोग्राफिकल एरिया है। क्रेटर लेक आमतौर पर बहुत बड़ी नहीं होती। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात की है और 2012 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ आप देख रहे हैं 120 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। यहाँ आप नंदूर मदमेश्वरी को देख रहे हैं, 2019 में इसको डिक्लेयर किया गया था। नांदूर मदमेश्वरी कहा जाता है, महाराष्ट्र की है, 14.37 स्क्वायर किलोमीटर यानी 14.37 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। नांगल को देख लीजिए, पंजाब का है, 2019 की ये भी है, सितंबर की, 1.16 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यानी बर्ड सेंचुरी, ये देख रहे हैं आप, जलीय पक्षियों का अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का है। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं, पार्वती अर्गा भी उत्तर प्रदेश का है और नवाबगंज भी, आपने दोनों के बारे में पढ़ा होगा। दोनों को डिक्लेयर किया गया है 2019 में ही। थोड़ा सा पहले नवाबगंज को डिक्लेयर किया गया सितंबर में, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 महीने बाद यानी दिसंबर में जाकर पार्वती अर्गा को भी डिक्लेयर किया गया। तो 7.22 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया है पार्वती अर्गा का। और नवाबगंज का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 2.2 के आसपास है। तो ये कुछ आपने देखा। और अंत में पॉइंट कैलीमेरे है, ये 23वें नंबर पे तमिलनाडु राज्य में है, 2002 में डिक्लेयर हुआ था अगस्त में, और 385 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पोंग डैम को, हिमाचल का है, और 156 या 156.62 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। नेक्स्ट है रेणुका, 25वें नंबर पे, हिमाचल में है, ये आप जानते ही हैं, 2005 में डिक्लेयर हुई थी नवंबर में, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। रोपड़ लेक और कहाँ हो सकती है, रोपड़ नाम से आप समझ गए हैं, पंजाब में है, 2002 जनवरी में इसको डिक्लेयर किया गया था, 13.65 इसका जियोग्राफिकल एरिया है। वैसे ही रुद्र सागर है, त्रिपुरा का है, 2005 नवंबर में डिक्लेयर हुआ था, 2.4 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। और समन बर्ड सेंचुरी जो है ना, ये यूपी में है, 2019 में डिक्लेयर हुई थी दिसंबर में एकदम जाकर, और 52.63 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। तो इसमें परिवर्तन होता है, आप देख रहे हैं कि कुछ सितंबर में डिक्लेयर हुई है तो उसी साल कुछ दिसंबर में जाके डिक्लेयर हुई है। तो अगर ऐसा इस साल भी होता है, मान लीजिए अगर दिसंबर में कुछ परीक्षा से पहले अपडेट होता है रिकॉर्ड, तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने समन तक देखा था, और समन के बाद अगली है हमारी समसपुर, और ये भी यूपी में ही है, यहाँ देख रहे हैं 29 नंबर पे। और 2019 में अक्टूबर में इसको डिक्लेयर किया गया था, 79.94 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। सांभर लेक जो है ये आपकी राजस्थान में, 1990 में मार्च में इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर के अंतर्गत,
और 240 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। सांभर के बाद अगली वाली है सांडी, ये यूपी में है और 2019 सितंबर में डिक्लेयर हुई थी। 30.85 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। सरसई नवार जो है ये यूपी की है। 2019 वही सितंबर का समय, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन सितंबर महीने से आप याद रखिए। 16.13 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। सष्ठम कोट्टा केरल में, सास्थम कोट्टा लिखा रहता है लेकिन असल में वो सष्ठम कोट्टा है। तो ये जो लेक है ना ये केरल की है और 2002 में डिक्लेयर हुई थी। 3.73 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। तो 33 आर्द्र भूमियों को हम देख चुके हैं लेकिन हमें चलना है 85 तक। तो अब आगे चलते हैं। सुंदरबन जो कि सबसे बड़ा है और ये आप जानते ही है वेस्ट बंगाल में है। 2019 में इसको बहुत बाद में डिक्लेयर किया गया है। इसे पहले होना चाहिए था लेकिन पहले ये शामिल नहीं हुआ। फिलहाल 4230 स्क्वायर किलोमीटर टोटल अच्छा खासा इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। और सुंदरी के यहाँ मैंग्रोव प्रजाति के जो वृक्ष हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों में एक बाढ़ की तरह से खड़े हैं, हालांकि वो भी संकटग्रस्त है, लगातार नष्ट हो रहे हैं। और इसके बाद है सुरिनसर मानसर, जम्मू कश्मीर की 2005 3.5 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। देखते जाइए बस। 41वें नंबर का है सुर सरोवर, ये यूपी का है। 2020 में यानी 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया था अगस्त में और 4.31 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसके बाद आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, उत्तराखंड का है। 2020 जुलाई में 4.444, ठीक है, ये इसका ज्योग्राफिकल एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में। स्योकर आर्द्र भूमि जो है ये स्योकर जो है ना ये लद्दाख में 2020 में डिक्लेयर हुआ था। 95.77 इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। यहाँ आप सो मोरीरी को देख रहे हैं और ये भी लद्दाख में है, नाम से यहाँ क्लियर है। ये जो सो शब्द लिखा हुआ है इससे आप आराम से गेस कर सकते हैं। 2002 में डिक्लेयर हुई थी ये अगस्त में और इसे डिक्लेयर किया गया था 2002 में अगस्त में। 120 इसका टोटल एरिया है। चंगथंग एरिया जो है मतलब लद्दाख का, वहाँ पे ये स्थित। इसके बाद अपर गंगा है ब्रिजघाट से नरौरा, उत्तर प्रदेश का, ये बहुत पुराना वाला है। 2005 में डिक्लेयर हुआ था नवंबर में और 265.9 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। बिम्बा नद कोल वेटलैंड केरल का है। 2002 अगस्त में 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये वुलर लेक जम्मू कश्मीर की है। 1990 में डिक्लेयर हुई थी। मतलब ये मार्च की बात है, 23 मार्च को। और 189 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इसके बाद अब 43 की ओर चले और यहाँ भिंडावास को आप देख रहे हैं। भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों हरियाणा में है। अगस्त 2021 यानी 2021 में डिक्लेयर किए गए थे। 4.12 स्क्वायर किलोमीटर जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भिंडावास का है। सुल्तानपुर जो है ये काफ़ी छोटा है, 1.425 या 1.5 भी आप अगर मान लेते हैं तो भी गड़बड़ नहीं है। इसमें एग्जैक्ट नंबर रटने की आवश्यकता नहीं। थोल लेक आपका गुजरात का, ये पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही है। कुल मिलाकर अगस्त 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया। 6.99 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। और वाधवाना जो है या वाधावन इसको कहा जाता है, ये गुजरात में ये भी है। 2021 में साथ ही साथ इसको भी डिक्लेयर किया गया था। थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, थोल से थोड़ा सा छोटा है। 6.30 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। हैदरपुर आपका यूपी में है। 2021 में दिसंबर में जाकर एकदम डिक्लेयर होता है। 69.08 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। और ये आपने देखा। 47 आर्द्र भूमियों को देखने के बाद 48वें की ओर चलते हैं और ये है खिजड़िया। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात में है। 2022 में इसको डिक्लेयर किया गया था, एकदम जिस दिन रामसर कन्वेंशन की वर्षगांठ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ठीक उसी दिन, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के दिन ये घोषित हुई थी। और 6.05 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इसका दिखाई देता है। इसके बाद है बखीरा, ये भी 2 फरवरी 2022 वही तारीख है रामसर कन्वेंशन की वर्षगांठ वाली। और ये उत्तर प्रदेश की है बखीरा। 29 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इसके बाद है करीकिली। करीकिली तमिलनाडु में है और पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। ये दोनों तमिलनाडु में है और दोनों को 2022 में डिक्लेयर किया गया था। तमिलनाडु आगे निकल गया है। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि 52वें नंबर पे है पिंचवरम मैंग्रोव, वो भी आपका तमिलनाडु में है। हालांकि बहुत बड़ा मैंग्रोव एरिया नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटे साइज में आप देख रहे हैं ठीक ठाक है। तो ये भी एक रामसर साइट है, रामसर साइट के तौर पे शामिल किया गया। तो ये 3 जो है ये तमिलनाडु के हैं। एक में करीकिली को आपने देखा, 0.58 इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। 2022 में जुलाई में ये सब डिक्लेयर हुए हैं। और पल्लीकरनई का जो एरिया है ये 12.4 है। पिंचवरम का जो है ये 14.7 है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये पिंचवरम है, सबसे छोटा आपका करीकिली। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप पाला को।
ये मिजोरम में है। 2022 जुलाई में इसको भी डिक्लेयर किया गया था। 18.5 18.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। सांख्य सागर मध्य प्रदेश में और सिरपुर भी मध्य प्रदेश में है। 2022 जुलाई अगस्त में दोनों को डिक्लेयर किया गया। पहले सांख्य को डिक्लेयर किया गया, 2.48 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सिरपुर को अगले ही महीने डिक्लेयर किया गया, ये थोड़ा छोटा है, 1.61 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका एरिया है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी, ये कर्नाटक में है और इसे अगस्त 2022 में डिक्लेयर किया गया था। 5.177 ये इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। नंदा लेक आपकी गोवा में है। समय आप देख रहे हैं वही है और 0.4201 स्क्वायर किलोमीटर एक मामूली एरिया इसका दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए सतकोशिया गार्ज ओडिशा का है। सतकोशिया गार्ज जो है ये ओडिशा का है। 2022 अगस्त में इसको भी शामिल किया गया। 981.9672 या सीधे सीधे आप 982 स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं, तो उतना इसका जियोग्राफिकल एरिया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये उदय मार्थंडपुरम पक्षी अभयारण्य है और ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं तमिलनाडु में है। 2022 का है, 2022 का अगस्त का ये भी है। सब एक साथ एक ही समय डिक्लेयर हुए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, सबका समय एक ही है। हाँ, एरिया ध्यान दीजिएगा किसका ज़्यादा है किसका कम। तो उदय मार्थंडपुरम जो है ये आपका 0.4377 स्क्वायर किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया रखता है। और वेदांग थंगल जो आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु का 0.4035 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। वेलोड भी तमिलनाडु में है। समय सबका एक समान है तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं, बस एक साथ याद रखिए। वेलोड पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु की है ये 0.7719 स्क्वायर किलोमीटर इतने विस्तार में फैली हुई है। और वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी तमिलनाडु का है और ये पुराना है। ठीक है, पुराना मतलब कितना पुराना है, अभी चल रहा है 2024, तो आज से 2 साल पीछे का है बस। ये सभी जो है ना ये 2022 के हैं। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि या तो मैप के जरिए याद कर लीजिए, मतलब राज्य का नक्शा बना हुआ है तमिलनाडु का जो हिस्सा है उसमें आप इसको लोकेट कर लीजिए और साथ में समय को साइड में लिख लीजिए, ये एक तरीका हो सकता है। नहीं तो आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि राज्यवार जितने एक राज्य में है उनको लिख के उनकी तारीखों को आरोही अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। एक क्रोनोलॉजी उसकी अरेंज हो जाएगी। ऐसे ही आप एरिया के साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ देखिए आप वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 0.1975 इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। 2022 की ये भी है। समय सबका समान है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने देखा। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु का है और कुंताकुलम पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु की है। उनका भी जो डिक्लेयर करने की तारीख है वो एक समान है। ठीक है, ये एक साथ इकट्ठे इतने सारे जो हैं वो तमिलनाडु को मिले हुए हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार का जो एरिया है अच्छा खासा है, 526.71876 स्क्वायर किलोमीटर और कुंताकुलम का छोटा सा दायरा है 0.7204। तो ये आपने देखा। टम्पारा झील या तम्पारा लेक कही जाती है, ओडिशा की है और इसे भी सितंबर 2022 में यानी सितंबर 2022 में डिक्लेयर किया गया था। 654 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। हीराकुंड आपका रिजर्वायर ओडिशा का 2022 सितंबर में ये भी 2.31 स्क्वायर किलोमीटर और अंशुपा लेक जो है ये भी ओडिशा की है। समय वही है, 8.22 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। इसके बाद यशवंत सागर है मध्य प्रदेश का, 2022 सितंबर में डिक्लेयर हुआ था। 2.60 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। चित्रांगुदी तमिलनाडु का 2022 सितंबर में 0.94 छोटा सा है। सुचिंद्रम थेरूर या थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का 0. समय वही है। ठीक है, 13 सितंबर 2022। यहाँ देखें 1.12 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। और वडुवूर या वडावूर कहा जाता है, ये जो बर्ड सेंचुरी है ये भी तमिलनाडु की। समय वही 0.96 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। करंजीकुलम पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी 65.21 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप ठाणे क्रीक को, ये महाराष्ट्र की है और सितंबर 2022 वही समय इसका भी है। 48.12 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 8.01 स्क्वायर किलोमीटर, समय सेम वही दिया हुआ है। और शालबुक भी जम्मू कश्मीर में है, 16.75 इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं अंक समुद्र कर्नाटक का है, इसको 2024 में डिक्लेयर किया गया। यहाँ देखें आप, ये 31 जनवरी की बात है। और उसके बाद अग्नाशिनी ये एस्चुरी है। ठीक है, ज्वार नदमुख है, जैसे मैंग्रोव के जो वन क्षेत्र हैं ये आपके डेल्टाई रीजन में भी पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन का गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा है। और कभी कभी जो एस्चुरियाँ होती हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं। कुल मिलाकर खारे पानी और ताजे पानी का जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर इनके पाए जाने की दलदली एरिया में संभावना होती है।
तो अगनाशिनी एस्चुरी रीजन है और ये कर्नाटक में है और 31 जनवरी 2024 को इसको डिक्लेयर किया गया। इसमें एरिया नहीं दिया हुआ है, एरिया उल्लेखनीय है भी नहीं। इसमें ये जानना चाहिए जो लेटेस्ट वाले हैं उनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है कर्नाटक का, इसे भी 2024 जनवरी में डिक्लेयर किया गया। कराई वेट्टी है तमिलनाडु का। अब ये दो जो है ये तमिलनाडु के हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको जनवरी में डिक्लेयर किया गया था। एक तो आपका कराई वेट्टी है, दूसरा लांगवुड शोला है। शोला जो है ये जंगलों को कहा जाता है। तो ये सारे रिजर्व फॉरेस्ट कुल मिलाकर अभी 80 हुए और 5 और बचे हैं। नांगी पक्षी अभ्यारण्य, ये बर्ड सेंचुरी आपकी बिहार को मिली हुई है 5 जून 2024 को, और नकटी जो है ये भी बिहार को मिला है 5 जून 2024 को। दोनों जो है ये बर्ड सेंचुरी। इसके बाद नजरायन है तमिलनाडु का, ये भी 2024 14 अगस्त, जो लेटेस्ट 3 ऐड हुए हैं उनको आप देख रहे हैं। तो दो तो तमिलनाडु को ही मिले हैं। नजरायन जो है ये आपका तमिलनाडु में, और काजू वैली बर्ड सेंचुरी ये दोनों तमिलनाडु में अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। और तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश का था उसको भी रामसर साइट के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक, तो यहाँ तक हमने 85 रामसर स्थलों की पूरी सारणी देखी है। अब यहाँ पर हम इनकी वर्षवार जानकारी देखेंगे। तो नामित होने का समय दिया हुआ है, मतलब ईयर ऑफ डेजिग्नेशन दिया हुआ है, और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो नामित हुई रामसर साइटों की संख्या है, ठीक है, वो दी हुई है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1981 में 2 यहाँ पर, यानी भारतवर्ष में रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर की जाती है, यानी 2 हमारे वेटलैंड जो है वो रामसर के दायरे में आते हैं। वैसे ही 1990 में आप देख रहे हैं 4 को शामिल किया जाता है। 2002 में आप देखें 13 शामिल होते हैं। फिर 2005 यानी 2005 में 6, 2012 में 1, 2019 में अच्छे खासे थे 11, 2020 में थोड़े कम रह गए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 5 डिक्लेयर होते हैं, 2021 में 14 यानी 14। उसके बाद यहाँ देखें 2022 में 19 डिक्लेयर होते हैं और 2024 में 10। तो कुल मिलाकर अभी तक 85 हो चुके हैं। पिछले साल अच्छी खासी तादाद में रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी। पिछले साल का मतलब यहाँ पर रामसर साइट के क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 2022 में, बीच का जो एक साल है वो खाली है 2023, तो उसको गिनना ही नहीं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्यवार जो रामसर साइट्स हैं उनको, और उनकी जो संख्या है वो साथ में दी हुई है। तो तमिलनाडु में टोटल अभी 18 है, सबसे ऊपर चल रहा है, ठीक है, यहाँ क्रम से दिया भी है। तमिलनाडु में 18 है, और उसके बाद यूपी है, यूपी के पास है 10, फिर पंजाब के पास है 6, केरल के पास है 3, गोवा के पास 1 है, महाराष्ट्र के पास भी 3 है, पश्चिम बंगाल के पास 2 है, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के पास 1-1 सभी के पास। ठीक, एक क्रम से देखिएगा, तमिलनाडु के पास 18, यूपी के पास 10, पंजाब के पास 6, केरल के पास 3, महाराष्ट्र के पास 3, पश्चिम बंगाल के पास यानी वेस्ट बंगाल के पास 2, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के पास 1-1। तो ये स्टेट वाइज दिया हुआ है। और यहाँ और देख लीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर के पास 5 है, ओडिशा के पास 6 है, मध्य प्रदेश के पास 4 है, गुजरात के पास 4 है, हिमाचल के पास 3 है, राजस्थान के पास 2 है, लद्दाख के पास 2 है, वैसे ही हरियाणा के पास भी 2 हैं, त्रिपुरा के पास 1 है, कर्नाटक के पास 4 हैं, असम के पास 1 है, आंध्र के पास 1, मिजोरम के पास 1, बिहार के पास भी। यहाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड अपडेट कर लीजिएगा, बिहार में अभी जो है वो 3 हो गई। बिहार में जो नए जुड़े हैं उन्हें हमने देखा अभी हाल फिलहाल में, तो ये 1 थी पहले, लेकिन अभी टोटल संख्या इनकी 3 है। तो यहाँ थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा, बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कुल 10 रामसर साइटें अपने पास हैं। तो इसमें नाम दिए हैं, और नाम सभी के जानने आवश्यक नहीं है क्योंकि वो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े वाले का दिया है और सबसे छोटे वाले का दिया है। कहने का मतलब ये कि जो सबसे छोटी है उसके साथ ये लगा दिया है थोड़ा सा टैग, ताकि आप आराम से देख पाएँ। जैसे सबसे छोटी इसमें कौन सी है, नवाबगंज है, बर्ड सेंचुरी। और सबसे बड़ा वाला आप यहाँ देख लीजिए, ये नरोरा स्ट्रेच वाला है, ब्रिज घाट से नरोरा। बाकी 10 दिए हुए हैं, लेकिन 10 के नाम आप हजारों बार देख चुके हैं, क्योंकि ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है, यूपी वाले डाटा में कोई नया अपडेट हुआ नहीं है। फिर भी आप एक बार रिवीजन के पर्पज से अवश्य देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें जैसा कि पहले बताया गया, क्षेत्रफल रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप कम अधिक देखिए, किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम। तो हैदरपुर वेटलैंड से शुरू करेंगे, और यहाँ आप देख रहे हैं सभी 10 को देखेंगे। नाम आप सभी जानते हैं, जगह भी आप कमोबेश जानते हैं। जहाँ आपको थोड़ा सा डाउट है या जहाँ शंका हो रही है उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, बस यही बात। तो देखते हैं यहाँ पर हैदरपुर वेटलैंड आपका बिजनौर से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2021 दिसंबर में डिक्लेयर हुआ था। 69.08 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी सबसे छोटे आकार की है, उन्नाव में है। 2019 सितंबर में डिक्लेयर हुई थी, और 2.246 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है।
पार्वती अर्गा गोडा में है, 2019 में ये भी डिक्लेयर हुआ है। 7.22 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। समन आपका मैनपुरी में है। इन सभी को जब हमने 85 की लिस्ट देखी थी तो उसमें देख रखा है, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गौर फरमाने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ इकट्ठा दिया है, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी की है और 52.63 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। 2019 में ये भी डिक्लेयर हुई है। समसपुर आपका रायबरेली में है, अक्टूबर 2019 में डिक्लेयर हुआ था। 79.94 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। सांडी हरदोई में 2019 सितंबर में डिक्लेयर हुआ, 30.85 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। और सरसई नवार जो है ये इटावा में 2019 सितंबर में ये भी डिक्लेयर हुई, 16.13 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। सुर सरोवर आपका आगरा में है, 2020 अगस्त में डिक्लेयर हुआ था, 4.31 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे बड़ी वाली कौन सी है, तो ये आपकी बुलंदशहर में है, ब्रिजघाट से नरोरा, अपर गंगा रिवर, ठीक है। तो ये 2005 में डिक्लेयर हुआ नवंबर में, और 265.9 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका जियोग्राफिकल एरिया है। बखीरा संत कबीर नगर में है और 2022 फरवरी में इसको डिक्लेयर किया गया था। 29 इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। तो ये 10 अपने वाले हो गए और यहीं पर हमारा ये जो डाटा है ये पूरी क्लास समाप्त होती है। आशा है कि रामसर साइट से जुड़ा हुआ जितना भी आपको चाहिए था रिकॉर्ड, जितना भी मटेरियल चाहिए था वो एक जगह उपलब्ध हो गया है और इतना सफिशिएंट है। इतना अगर आप पढ़ कर जाते हैं, रिवाइज करके जाते हैं, पढ़ा अगर आपने पहले से है तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है अब तक, इसमें आप कुछ ढूंढ रहे थे, अपडेट करना चाह रहे थे, तो आप इस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। तो ये एक बहुउद्देशीय वीडियो है, इसका फ़ायदा अवश्य उठाइएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।